जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। हालांकि ये डिस्कशन वीडियो लाने का एक ही मेरा मकसद है कि आपको उससे क्वेश्चन से जुड़े हुए आगे पीछे के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिकॉल करा सकूं कम समय में आपको देखते हुए। आइए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा हुआ था। जो ये मलिक कफूर था ये एक ट्रांसजेंडर था और इसने जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका बचपन का नाम है अली और गुरसप्पा नाम था और इसने बहुत सारे सुधार वगैरह जैसे इसने करवा रखा था। जैसे कि मतलब इसने घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू किया था। दागने का इसलिए क्योंकि इसी का घोड़ा क्या करता था, इसको सेनापति वगैरह ला के दे देता था वापस, मतलब 20 गो या 30 गो जो भी मात्रा में खरीदाता था लड़ने के लिए, तो उसमें से कुछ घोड़ा का अदला बदली हो जाता, यानी पूर्व में घोड़े को है फिर से वापस लाकर दिखा दिया जाता था कि हुजूर हमने इतना घोड़ा खरीद के लाया। इसलिए घोड़ा को इसने दागने की प्रथा शुरू कर दिया ताकि इससे पहचान हो सके। और इसके अलावा उसने क्या किया था कि सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। तो सैनिकों को इसलिए लिखता था ताकि मतलब जैसे अभी आजकल कैसे है बाली वगैरह में सब फोटो वगैरह आई कार्ड लिया जाता है तो उसकी जगह पर कोई और इसलिए रखा जाता था। और उसमें क्या होता था कि उसमें भी कुछ ना कुछ हेरा फेरी हो जाती थी, यानी कि पूर्व से ही पहले सैनिक था उसमें भी नया सैनिक के बजाय पहले को ही लाकर दिखाया जाता था हमने इतना को बहाल किया हुआ है, तो इसके लेकर होता था। और इसने सेना के लेकर अस्थायी नगद वेतन शुरू किया था। इसने तो नगद जब जैसे चूंकि इसने वेतन सभी व्यक्तियों को नगद वेतन देता था, अब नगद वेतन देगा तो स्वाभाविक है कि इसके सेना में अस्थायी सैनिक ही रहेंगे, तो अस्थायी सैनिकों को रखने की शुरुआत इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। इसके अलावा इसने कुछ चीज़ों को इसने बनाया हुआ था, जैसे कि हजार खांबा का महल बनाया था, सीरी का किला बनाया, जमैयत खाना मस्जिद को इसने बनवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इसने जो राजा रतन सिंह थे जो राजस्थान के, उसके साथ युद्ध किया हुआ था क्योंकि जो उसकी पत्नी जो थी मतलब उसकी खूबसूरती को देखते हुए जो पद्मावती थी उसको लेकर। हालांकि पद्मावती पे मतलब अब आपने देखा है कि मूवी भी बना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी जिसमें रणवीर सिंह रहते हैं, तो उसमें आपने तो देखा हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा जो पद्मावती है जो वह पुस्तक वह पद्मावत याद रखना। किससे? पद्मावत एक पुस्तक है जिसे मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा हुआ था। वह मलिक मोहम्मद जब जैसी लिखता है तो उसी में, हालांकि वह किसके शेर था, सूर्य के दरबार में रहता था। और अगर बात करते हैं ये जो था खिलजी वंश के बारे में, था खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और उसकी राजधानी किलो खड़ी हुआ करती थी। और उसने 1296 से 90 से लेकर 96 तक शासन किया हुआ था। उसी का ही दामाद था अलाउद्दीन जो खिलजी था, उसका दामाद भी था और भतीजा भी था। और इसके अलावा जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी में। कब होता है इसका? 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने के बाद एक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठता है। तो एक इतिहासकार है बर्नी, उसके बारे में लिखता है कि उसको ऐसे भी उसको नग्न स्त्री और पुरुष से पसंद थी। तो बर्नी के अनुसार लिखा जाता है कि वह राज दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वेशभूषा भी पहनकर आ जाया करता था और कभी कभी होकर नंगा दौरा करता था, यानी कि एक तरह से वह पागल ही व्यक्ति को कहा जाएगा, वैसे इसने हरकतें की हुई थी। तो इस तरह से जो अगर बात करेंगे खिलजी वंश का, तो ये खिलजी वंश चालू होता है आपको 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तो 1290 से 96 तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहते हैं और 90 और उसके बाद 96 से लेकर 1316 तक ले ये रहता अलाउद्दीन खिलजी। और 16 से 20 तक में साला अंतिम जो शासक देखा जाए तो वह अथी था, वह कौन था? खुसरो था। खुसरो के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसने हालांकि जिसने जो बनाया हुआ था अलाई दरवाज़ा उसको तो इस्लामी शैली के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और अलाई जो अलाई दरवाज़ा जो है वह थी कुतुब मीनार जो है उसी जो है बना हुआ है उसी के जस्ट सामने वो भी अलाई दरवाज़ा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि उमरा ए चहलगान का मतलब गठन किसने किया हुआ था? तो इल्तुतमिश ने किया हुआ था। तो उमरा ए चहलगान का इसने ऐसी स्थापना किया था। 40 औरिकता प्रणाली की शुरुआत इसने किया हुआ था। शुद्ध अरबी सिक्के इसने सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही जारी किए हुए थे। और इल्तुतमिश का अगर कार्यकाल देखा जाए तो इसने 1216 याद रखिएगा 1211 से लेकर यह 1236 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा रहता है। और अगर इल्तुतमिश ने इसमें बहुत सारे चीज़ें शुरू किया था, जैसे कि ये गुलाम वंश का ही महान शासक था। और इसके समय में जियाउद्दीन एक मांग बरनी था, जियाउद्दीन
मांग भरनी उसने चंगेज शाह के बचने के लिए इसके दरबार में आया हुआ था, तो इसने इल्तुतमिश उसको शरण नहीं दिया हुआ था। इसके अलावा इसके समय में याद रखना है तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश विजय हुआ था, यल्दोज हार गया था। उसी तरह से तराइन का 2 और इसके पहले युद्ध हो चुका था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जो कि 92 वाला में, तो उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार जो बना हुआ था 1 मंजिला, उसको 3 मंजिला करके उसने 4 मंजिला करने का निर्माण पूरा करवाया था। और साथ ही साथ जैसे उसने पूरा करवाया था, तो इसके बाद उसमें मतलब बिजली गिर जाने के कारण एक ताला टूट गया था। इस तरह से 3 हो गया, जिसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको 2 मंजिला और बना दिया था। 2 मंजिला बनने के पश्चात वो क्या हुआ, 5 मंजिला हो गया। अभी देखा जाए तो इस तरह से अगर इल्तुतमिश है तो इसके समय में बहुत सारे चीज़ें मतलब देखने को मिलती है। जैसे में इसने अमीरों का भी दमन कर दिया था और उसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया और कुतुब मीनार का एथिका पूरा करवाया था। हाँ, ये जो इल्तुतमिश था यह पहला सल्तनत काल का शासक था जिसने सुल्तान के पद की उपाधि धारण किया हुआ था। और इसने सबसे पहले जब इसने गद्दी पे बैठा था तो इसकी राजधानी पहले लाहौर हुआ करती थी, उसको पुनः वापस दिल्ली लेकर स्थापित किया था, इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। अब बात करते हैं गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश का संस्थापक में मतलब जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। हालांकि गुलाम क्यों कहा जाता है उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि गौरी का ही गुलाम था और इल्तुतमिश भी गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और क्योंकि लाखों में दान देता था। उसके अलावा कुरान खान, क्योंकि उसने कुरान को पूरा मुजवानी याद कर रखा था और उसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया हुआ था। लेकिन उसके चौगान खेलते समय, चौगान यानी कि पोलो और घोड़े से खेलते समय गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने सिर्फ कुतुब मीनार का सिर्फ नींव उसने डाल रखा था, जो कि 1 मंजिला बना हुआ था। और उसके बाद में वही जो 1206 से लेकर 1210 तक बढ़ता है, उसके बाद इसका बेटा आराम से बढ़ता है, जो कि 8 महीने तक अयोग्य शासक था। उसके बाद 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, याद रखिए कब तक, 1236 ईस्वी तक ले ये इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता था। उसके बाद में इसकी बेटी जो है रजिया सुल्तान, हालांकि इसकी मृत्यु के बाद में इसका भी पुत्र बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन उसकी जो माँ शाह तुर्कान ज़्यादातर थी बनी रही थी। लेकिन उसके बाद में शुक्रवार को दिन माना जाता है कि जुमे के दिन को लेकर वह लाल वस्त्र वगैरह पहनकर उसने मस्जिद के सामने जब गई हुई थी रजिया सुल्तान, और उसने बताया कि मेरा पिता की इच्छा था कि मैं शासक बनूं, तो उसने बनी थी। महिला पहली शासिका रहती है जो कि सल्तनत काल का, वो जो कि एक एथी बनती है, पुरुषों की तरह वेशभूषा वो सभी करती थी। उसने अल्तुनिया के साथ भी युद्ध किया हुआ था। उसके बाद में अगर बात करें सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई एक व्यक्ति था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, और वह जो था नसीरुद्दीन महमूद, तो उसने मतलब टोपी सी का जीवन वगैरह निर्वाह करता था। उसको बलबन ने उसको गद्दी पे बैठाया था, अपनी बेटी के भी उससे शादी किया हुआ था और उसकी हत्या करके, चूंकि अपने दामाद की हत्या करके बलबन गद्दी पे बैठा और बलबन को मतलब उलुगु खान का भी उसने उपाधि दिया हुआ था। बलबन जो था उसको उसने नौरोज त्यौहार शुरुआत कराया था, लौहे रक्त के नीति को अपनाया था और उसने मतलब खुद को मतलब थी दूत मानता था, ईश्वर का दूत मानता था बलबन। और इसके अलावा बलबन काफ़ी ज़्यादातर देखा जाए तो उसका शासन व्यवस्था ऐसा नहीं रहता है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक के अगर रूप में देखा जाए तो अंतिम में शमसुद्दीन कैमूर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कुषाण वंश का जो स्थान था वह किधर की तरफ में था, तो उत्तर पश्चिम चीन की तरफ में, यानी कि भारत में अभी देखा जाए तो उत्तर पश्चिम, यानी कि जो ये मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान वाला पेशावर से लेकर ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र से उधर चीन वाला जो था वो सब वाला क्षेत्र था। अब बात करते हैं कुषाण वंश में, तो कुषाण वंश का सबसे महान कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस को जाना जाता है। इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर था, याद रखिएगा। पहले राजधानी कहाँ था, तो पुरुषपुर पेशावर थी इसका, और जो दूसरी राजधानी था मतलब मथुरा जो था यूपी में पड़ता है, वहाँ पे उसकी स्थापना था। और इसने कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक में जो मतलब था वह कनिष्क है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है और कनिष्क जो महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसके समय में बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था पहली शताब्दी में, और उस समय अध्यक्ष बने थे उसमें वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष वसुमित्र महाविभाष सूत्र का लेखक वसुमित्र को माना जाता है, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे अश्वघोष वह थे। तो बुद्ध चरित्र उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। उसके अलावा रत्नाकर उन्होंने लिखा हुआ है, और उसके अलावा उन्होंने, हालांकि उन्हें पटना के वह पाटलिपुत्र के निवासी थे जब उसने कनिष्क ने उसको वहाँ से लेकर गया था अश्वघोष को।
और इसने सोना का सिक्का, जो शुद्ध सोना का सिक्का, ये कुषाण वंश के शासकों में ही जारी किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा मात्रा में सोना का सिक्का गुप्त वंश के शासकों में हुआ, और जबकि सबसे पहली बार हिंद यूनानी शासकों द्वारा सोने के सिक्का को जारी किया गया था। सोने के सिक्के को वैसे प्राचीन काल के समय में उसको दिनार कहा जाता था। और उसने जो कनिष्क जो था, इसने चाइना के शासक पेन चौगा के साथ युद्ध किया हुआ था, और इसने कनिष्क ने रेशम मार्के पर भी अधिकार कर लिया था। हालांकि रेशम का अगर अध्ययन देखा जाए तो उसका सेरिकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जो साइलेंट वैली है वह परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो वह केरल में स्थित है। इसको साइलेंट वैली यानी कि इसको शांत घाटी कहा जाता है। और केरल के तट को देखा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। केरल में ही सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, तो यहाँ पे वर्षा कराती है। केरल में एक से लंबाई की दृष्टि से मतलब जो है मतलब जो वेबनाड झील जो झील है वह लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से अगर खारा पानी के झील के अगर देखेंगे तो चिल्का झील है, जो कि और तटीय झील में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जबकि भूमिबद्ध झील के रूप में मतलब जो है वह जो राजस्थान में पड़ता है। सांभर जो झील है वह मतलब चारों तरफ से भूमि से गिरा हुआ, जाकि नाग नागिन वाला जो भी सब ट्रिक से आएगा झील वो जम्मू कश्मीर में होगा। जो भी ताल वाला झील आएगा वह सभी के सभी उत्तराखंड में होगा। लेकिन सूरज ताल याद रखिएगा, सूरज और चांद, सूरज ताल और चांद ताल झील हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि रामगढ़ ताल आएगा तो यूपी में हो जाएगा। भोज ताल जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसी तरह से अगर केरल में बात करें तो केरल में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रबर के अलावा मसाला का भी उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो केरल के है वहाँ पे बालू में जो है वह मतलब थोरियम मिलता है, ठीक है। वह थोरियम जो है वह मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का ही है। मोनाजाइट है, ऑल नाइट है और थोड़े नाइट है, ये तीन जो अयस्क है उसी का है, और उसके बालू में केरल में देखने को मिलता है। और जो वास्को डी गामा है, जो पुर्तगाली यात्री केरल के ही तट पे उसने मालाबार जो तट है उस पर पहुंचा हुआ था, उसने काली काट हुआ। क्योंकि जब भी अफ्रीका की तरफ से जब भी आता है, आज भी देखा जाए तो अरब सागर में जब उधर से अफ्रीका की तरफ से अगर जहाज वगैरह आती है तो केरल का ही सबसे पहला तट देखने को मिलता है। और उसी तरह से हमने तब तट की बात किया है तो तट देख लेते हैं। जैसे गुजरात के कच्छ के रण से लेकर यहाँ पे जो खंबात की खाड़ी है, नर्मदा नदी के तट को काठियावाड़ा तट कहते हैं। और वहाँ से मतलब ये वाला इस तरह से मतलब इसका आकृति देखने होती है, ये है काठियावाड़ा तट को देखने को मिलता है। और उसके अलावा ये जो नर्मदा नदी से लेकर और गोवा वाला तट को किस नाम से जानते हैं, तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर यहाँ तक के जो तट है मंगलुरु वाला बंगाल तो उसको केनरा तट के नाम से जानते हैं, केनरा वाला तट को जानते हैं। और मंगलुरु से लेकर जो कन्याकुमारी तक वाला ये सब तट है, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है, तो इस तट को मालाबार तट कहते हैं। उसी तरह से कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा वाला डेल्टा तक के तट को, कृष्णा वाला डेल्टा तट को उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, या इसको पूर्वी तट के नाम से भी जानते हैं। और कृष्णा से गोदावरी वाला तट को गोलकुंडा तट कहते हैं, और गोलकुंडा तट कहते हैं। और गोदावरी से लेकर ये हुगली नदी वाला जो है तट को उसको उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है। हालांकि पश्चिमी तट और पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अर्थी है ऑरविले का संबंध किससे संबंधित है, तो अरविंद घोष से है। यह अलीपुर के षड्यंत्र में पकड़ा गए थे, इनको बहुत मारा था अंग्रेजों ने। इसके पश्चात इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था, और इन्हें जो मतलब ऑरविले ये जो थे पुदुचेरी वाला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ यह मतलब रहते हैं। उन्होंने बाद में आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी भाषा है। जबकि अंग्रेजी भाषा जो है रोमन में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से उर्दू हो गया और फारसी हो गया, ये उर्दू और फारसी खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी जबकि जो हड़प्पा सभ्यता में थे उस समय की जो लिपि है तो वो दाहिने से बाएं और बाएं से फिर दाहिने की ओर अनेक लिपियों में लिखी जाती मतलब वो लिखी जाती थी। इसके अलावा चलिए अब बात करें। हालांकि अगर भाषा का अगर चूंकि आ गया है तो भाषा कितनी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। टोटल अभी कितने 22 भाषाएं उसमें देखने को मिलती है। हालांकि शुरू में 14 गो भाषा थी, लेकिन 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी भाषा को लाया गया था। सिंधी भाषा को यह क्या हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, याद रखेगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को लाया गया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और अथी जैसे नमक न म क, इसका ट्रिक है नमक है, यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, इसको लाया गया था। इसको जो लाया गया था संविधान संशोधन करके, तो ये है 71वां संविधान संशोधन। याद रखने 71वां संविधान संशोधन 1992। और उसके बाद पश्चात फिर अन्य 4 भाषा को लाया गया, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको लाया गया था, जो कि बोर्ड मास उसको कहा जाता है, या उसको आप बदमाश भी कह सकते हैं।
बदमाश में, यानी कि बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को इसको लाया गया था। इस तरह से टोटल कितना हो गया, तो 22 भाषा देखने को मिलता है। और भाषा की अगर बात करेंगे अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद इसका होता है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ले अनुच्छेद भाषा से संबंधित है। और यह कितना में है, तो यह भाग 17 में, भाग 17 में देखने को राजभाषा के बारे में जानकारी होती है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351, जो कि 343 में एक भाषा का बारे में चर्चा मिलती है, और 344 अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो एक राजभाषा आयोग की गठन करते हैं, और 345 अनुच्छेद जो कि बताता है, 345 अनुच्छेद बताता है कि राज्य चाहेगा तो अपना एक या एक से अधिक मतलब भाषाओं को अपना ऑफिशियल कामकाज के लिए प्रयोग कर सकता है। और इसके अलावा जो कि ये जो कि जैसे बिहार की देखा जाए तो बिहार की पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू है। क्योंकि अब भाषा आ गया तो जान लीजिए हिंदी का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है, जबकि संस्कृत का स्वर्ण काल इसको संस्कृत का जो स्वर्ण काल है गुप्त काल को कहा जाता है। उसी तरह से जो है फारसी का स्वर्ण काल अगर बात किया जाएगा तो वह सल्तनत फारसी का जो था वो उसने मुगल वंश में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, तो उसको काल को कहा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो चित्तरंजन दास ही थे। क्योंकि जो 1922 के जो गया अधिवेशन में हुआ था उस समय के मतलब विफलता को देखते हुए 1923 में ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, आपको याद रखना है। जबकि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार देखने को मिलती है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और पूर्ण स्वराज की अगर बात करेगा तो पूर्व स्वराज में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में देखने को मिलती है। हालांकि स्वराज जो शब्द है वह दयानंद सरस्वती है उनके पुस्तक से देखने को मिलती है। सबसे पहली बार उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया हुआ था। जबकि स्वराज जो है मतलब अथी के लेकर जो विधेयक लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। ऊपर का क्वेश्चन छूट गया, ये देखते हैं हम लोग कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता कौन किए हुए थे, तो रास बिहारी घोष ही किए हुए थे। अब बात करते हैं जबकि यहाँ पे तो नरम दल और गरम दल के रूप में ट्रीट किया। नरम दल यानी कि पूर्व से जो भी व्यक्ति वगैरह थे मतलब जो हिंसात्मक नहीं चाहते थे उनके लिए था। जबकि गरम जो था गरम दल में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक सबसे मुख्य रूप में व्यक्ति थे। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये लोग गरम दल के नेता थे जो कहते थे कि ऐसे सीधे से मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें किसी तरह से थोड़ा सा हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा, हथियार उठाना ही पड़ेगा, उसके लेकर हुआ था। तो हालांकि इस समय 1907 के हालांकि जो गरम दल के नेता थे वो लोग जानते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद में क्या हुआ, रास बिहारी बोस को ही नरम दल के जो व्यक्ति थे बने हुए थे। हालांकि जब 1907 में जब नरम दल गरम दल में बट गया था तो फिर आपस में, याद रखिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार थे, उसमें नरम दल गरम दल आपस में मिल गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी उसे 1916 में ही उसने भी आकर एक साथ मिल गया था, कांग्रेस की स्थापना हो चुका था, हालांकि कांग्रेस में ही आकर मिल गया। और अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर भी कुछ योगदान अगर देखा जाए तो गरम दल का भी था, क्योंकि अगर इस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह उसका सहारा नहीं लेते और ये बाल गंगाधर तिलक, उसके अलावा लाला लाजपत राय उनको तो लाठी से भी कपार पर प्रहार किया गया था साइमन कमीशन को देखते हुए। हालांकि वह सुभाष चंद्र बोस, वह भी एक तरह का गरम दल के ही नेता रहे जिन्होंने बहुत सारे संगठन वगैरह पार्टी वगैरह बनाए उसके पश्चात में हुआ था। तो इसलिए आज़ादी में सभी व्यक्तियों, चाहे वह नरम दल का हो चाहे वह गरम दल का हो, सभी का काफ़ी न काफ़ी सहयोग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, तो किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही कथन है। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुच्छेद जो 19 है उसको संविधान की आत्मा कहे हुए हैं। और जबकि 32 अनुच्छेद को याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जो संविधान की आत्मा कहते हैं। 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जबकि 19 वाला में विभिन्न तरह की क्षेत्र की स्वतंत्रता उसमें दी गई है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मतलब इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किए हुए थे। एक बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के मतलब ऐसे किए हुए थे, अध्यक्ष बने थे, और एक बार 1936 के अधिवेशन में इन्होंने किया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आएगा तो फिर उससे आप जुड़ा हुआ रिकॉल कराएंगे, समय को देखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलभूत अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार के रूप में ला दिया गया। याद रखेगा इसको, 44वां संविधान संशोधन के तहत महत्वपूर्ण हुआ है, याद रखेगा। और जब कितना अनुच्छेद में पहले था, यह 31 अनुच्छेद में था, वहाँ से भी हटा करके अब इसको कितना अनुच्छेद 300 के क में इसको ला के रख दिया गया है। इसके अलावा
इसके अलावा इसने जो था अनुच्छेद जो कि 19 में विभिन्न तरह की स्वतंत्रता है, 19 वाला में भी 19 का भी उसमें से भी हटाकर संपत्ति जो है वहाँ से भी हटा कर दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें काफ़ी तरह का, जैसे कि मतलब जो हुआ था लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल हो गया था, उसको पुनः जो 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 तहत उसमें 6 साल से घटाकर 5 साल उसको कर दिया गया। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन के तहत ये भी बताया गया कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं और ये संपत्ति को भी इसमें कर दिया गया। इसके अलावा ये भी बोला गया 44वां संविधान संशोधन के तहत कि आंतरिक अशांति के आधार पे मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा इमरजेंसी, बल्कि इसमें जो लगेगा वह है बल्कि वह एक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा, क्योंकि 1975 में जब तीसरा इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय में और उसने राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा दिया था वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दी हुई थी। रखना है कि पहले जो मूल अधिकार हुआ करते थे वह मतलब 7 हुआ करता था, लेकिन अब उसमें कितने मूल अधिकार 6 देखने को मिलता है। इसके अलावा हालांकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार का निलंबन याद रखिएगा कि कौन करता है तो राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद याद रखिएगा, संसद नहीं मारना है बल्कि राष्ट्रपति ही मारना है। हालांकि उसमें से जो 20 और 21 अनुच्छेद में है और 20 और 21 अनुच्छेद कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। जब राष्ट्रीय इमरजेंसी 352 लगता है तो 352 के साथ साथ मतलब 358 अनुच्छेद भी आता है, याद रखिएगा 358 अनुच्छेद आता है जो कि 19 को खत्म कर देता है। जैसे 30 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन मिलता है तो 359 अनुच्छेद लागू हो जाता है। 359 लागू होते ही जो है 20-21 को छोड़कर बाकी सभी को समाप्त कर देती है। 19 तो पहले ही समाप्त हो गया रहता है, बाकी सभी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 15-16 याद रखिएगा, 15-16-19, 15-16-19, 29-30 सिर्फ भारतीय व्यक्ति को ही प्राप्त है मौलिक अधिकार। बाकी अन्य में है जिसमें भारतीय के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत में जो है शंकुधारी वन कहाँ पे हिमालय से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है। आखिर शंकुधारी ये वन होते हैं क्योंकि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी वगैरह होती है तो इसके अगर मतलब डाली वगैरह इस तरह से काफ़ी तरफ से चौड़ा निकला हुआ रहेगा तो उससे टूट टूट पे गिर जाएगा, इसलिए शंकु आकार हो जाती है। इस पर से गिरती है, फिसल कर नीचे की ओर चला आता है। और बात करते हैं हिमालय का, तो हिमालय के याद रखेगा जो एक हिमालय का मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं तो 3 हिमालय हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक चौथा जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है उसको, या फिर पार हिमालय कहा जाता है क्योंकि वह बाहर के तो वह तिब्बत वाला चाइना वाला क्षेत्र में है, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और अगर बात करते हैं अब हिमालय के देख लेते हैं तो हिमालय की जो उत्पत्ति होती है प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो माना जाता है हैरी हेस का, उससे माना जाता है कि और ये तेथी जो सागर उस समय माना जाता है कि उस समय बह रहा था जिसके कारण जो महाद्वीपीय जो प्लेट है वह उत्तर की ओर खिसक गया। खिसकने के पश्चात वहाँ पे काफ़ी जो गाद वगैरह था वह ऊपर की तरफ उठ गया, जिसके पश्चात हिमालय का निर्माण हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग हिमालय के ऊपर में, तो याद रखेगा इसको 0 हमने लिखा है किसके लिए तो वह ट्रांस हिमालय के लिए, ट्रांस हिमालय के लिए हमने लिखा है जो कि उधर तिब्बत वाला क्षेत्र में। 0 के बाद में 1 मतलब सबसे बड़ा वाला हिमालय का हमने दे दिया और 2 वाला में यानी कि मध्य हिमालय और 3 ये हमने दे दिया ये शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं जो बड़ा हिमालय है 1 नंबर में तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है तो 1 को मतलब ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा उसने तो सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से ये बीच वाला है इसको मध्य हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय इसके अलावा मध्य हिमालय के अलावा जो इसको है मतलब वह हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है 2 वाला को, और जबकि ये 3 वाला है यह शिवालिक हिमालय के नाम से जाता है। शिवालिक को क्या कहा जाता है कि इसको बाहरी हिमालय के रूप में जाना जाता है, जबकि ये 1 नंबर है ग्रेट हिमालय उसको आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय का, तो ये ट्रांस हिमालय और ये ग्रेट हिमालय यानी कि बड़ा हिमालय उन दोनों के बीच को अलग करता है। कौन सा लाइन अलग करता है तो हिंज लाइन या सूचर जोन, याद रखना है कौन सा लाइन, हिंज लाइन या सूचर जोन। उसी तरह से 1 हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को अलग कौन सी रेखा करती है तो ये दोनों के बीच को मतलब अगर मेन जो सेंट्रल थ्रस्ट है उसके द्वारा अलग कर दी जाती है। उसके अलावा जो मध्य हिमालय और नीचे की तरफ में शिवालिक है इसको कौन सी बॉर्डर लाइन अलग अलग करती है तो इसको जो है अलग करती है उसको मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जो ग्रेट हिमालय है इसके लिए किसके लिए फेमस है तो सभी बड़ी बड़ी चोटियाँ वगैरह जितनी सारी है, जैसे पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारह अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे के सारे यहाँ पे बड़ी हिमालय को ही देखने को मिलती है। जबकि मध्य हिमालय जो है वह किसके लिए फेमस है तो याद रखना है पर्यटक के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि कुल्लू मनाली ये सब जो भी है हिमाचल प्रदेश घूमने वाला वह सब पर्यटक के लिए अच्छा माना जाता है। जबकि ये शिवालय है, शिवालय इसको पाद प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि सबसे छोटा है बाहर की ओर है देखने को मिलता है। और बात करते हैं अगर हिमालय के ऊपर तो
जो घास का जो मैदान है देखने को मिलते हैं, वो जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और बुग्याल और प्यार, जो कि गुलमर्ग सोनमर्ग वो जम्मू कश्मीर में है, जब बुग्याल और प्यार जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो ये मतलब ग्रेट हिमालय और जो मध्य हिमालय के इसके मतलब इसी पर घास देखने को मिलता है, मध्य हिमालय वाला क्षेत्र पर ज़्यादातर। अब बात करते हैं उसी तरह से, अब चूंकि अब घास आ गया तो घास का सभी मैदान देख लेते हैं। जैसे प्रेरीज हो गया तो वह उत्तर अमेरिका में, जबकि पंपास दक्षिण अमेरिका वाला में, जो पुस्ताज है वह जो हंगरी वाला क्षेत्र में है। उसी तरह से डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपीज एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र में, केंटबेरी जो है न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। उसी तरह से अफ्रीका वाला में जो है वह सवाना और वेल्ड घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो मतलब फ्लू होता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाती है, यानी कि मतलब इसका विषाणु विज्ञान कहते हैं। एक वायरस गंगा नदी में देखने को मिलती है, उसको बैक्टीरियोफेज वायरस नाम है उसका, याद रखिए। वो बैक्टीरियोफेज, लगता है कि बैक्टीरिया ही का होगा मतलब उसके, लेकिन वो बैक्टीरियोफेज है, जो गंगा नदी को क्या है, पानी को ज़्यादातर शुद्ध रखने का, यानी काफ़ी दिनों तक शुद्ध रखने का काम करता है। और अगर बात करते हैं वायरस से कौन कौन से होने वाला रोग है, तो वायरस के साथ में अगर देखा जाए तो जैसे कि हो गया पोलियो हो गया, एड्स हो गया, रेबीज खासरा हो गया, मेनिनजाइटिस के तो इबोला, और अभी आपने देखा कि कोरोना, ये भी वायरस से ही आने वाला रोग है। वायरस क्या है, इसको क्रिस्टलीय आकार के रूप में इसको रखा जा सकता है, कई हजारों सालों तक रहता है, फिर अपना वातावरण के अनुकूल होने पर यह क्या होता है, फिर से पुनः उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से अगर बैक्टीरिया के से देखेंगे कौन कौन सा मतलब होता है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। उससे कौन कौन से होने वाला रोग है, तो हैजा हो गया, टाइफाइड, टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और उसके अलावा कवक से जो कि होने वाला रोग में देखा जाए तो जो गांजापन हो गया, दमा, खाज खुजली, ये सभी जो है वो कवक से होने वाला रोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन जो है कि अधातु साधारण ताप पे क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। जबकि इसके अलावा अगर धातु में बात करेंगे तो याद रखिएगा, धातु में कौन सा है, पारा जो है कि वह द्रव अवस्था के रूप में रहते हैं। तो धातु में एक हो गया कि पारा हो गया, दूसरा ये है ब्रोमीन जो कि अधातु में द्रव अवस्था में देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं धातुओं की पहचान क्या है, तो धातुएं क्या होती है, सभी की सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद में है क्या है कि एक पारा जो है वह द्रव के रूप में रहता है। तो सभी धातुएं कठोर होती है, विद्युत का सुचालक होती है। विद्युत का सुचालक इसलिए होते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके कारण सुचालक होती है। इसके अलावा सभी धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। धातुओं को क्या होता है, आघातवर्धनीय पाई जाता है। आघातवर्धनीय मतलब उसको चादरे के रूप में उसको ऐसे पीट कर किया जाता है। सभी धातुएं क्या होती है। इसके अलावा धातुओं की पहचान के बातम कक्षा में 1 2 3 याद रखेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और धातुएं क्या होती है, धातुओं के जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह याद रखिएगा क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और जो धातुएं होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है उसे, क्योंकि सोना को जो है, सोना Au79 उसका परमाणु संख्या होता है, तो उसको क्या होता है, तान करके काफ़ी लंबा ऐसी बनाया जाता है, हालांकि उसे वह बन नहीं पाता है। और सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में धातु ही है पृथ्वी को देखने को मिलता है। और बात करते हैं उसमें धातु के बारे में, तो जो धातु था उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, अधातु उसकी पहचान की जाती है। तो हमने क्या बताया कि आपको पारा, तो पारा क्या है, उसका Hg होता है, उसका पारा का परमाणु संख्या 80 होती है। पारा पीने से मीना माता रोग हो जाती है। उसी तरह से एल्कोहल के शरीर में अधिकता से सीरोसिस हो जाता है, और लोहा के अधिकता से सीडरोसिस मतलब लोहमयता, कमी से क्या होती है, एनीमिया रोग हो जाती है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है, और पैथिक नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जबकि फ्लोरीन के अधिकता से वह दंत क्षय वगैरह होने लगता है। इसी तरह से सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में की जाती है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग मतलब कैमरा में फिक्सर के रूप में किया जाता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग क्या किया जाता है, जो कि वोटिंग करते समय मतलब वो अंगूठा पर जो स्याही लगाई जाती है वही सिल्वर नाइट्रेट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तिरुचिरापल्ली जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। याद रखिए, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा, जैसे की लग जाएगा तो की, जबकि दक्षिण गंगा कहा जाएगा तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी को बृहद गंगा या फिर उसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से पटना है वो गंगा सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। सोनपुर जो है इनके हाजीपुर और गंडक नदी पे है। लखनऊ गोमती नदी पे है। गोरखपुर राप्ती नदी पे,
है, सूरत ताप्ती नदी पे है, जबकि जबलपुर नर्मदा नदी पे, दिल्ली यमुना नदी पे है और आगरा मतलब अभी यमुना नदी के तट पे है, जबकि हरिद्वार जो है वह गंगा नदी पे स्थित है, जबकि वह गुवाहाटी व ब्रह्मपुत्र नदी पे है। जमशेदपुर से स्वर्ण रेखा नदी पे है, कोलकाता जो है हुगली नदी पे बसा हुआ है। तो ये कुछ नदियों पे बसा हुआ हमने आपको क्वेश्चन बताया। कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी में याद रखिएगा तो वह है कौन सा है, गोदावरी नदी है। और भारत का सबसे लंबी नदी में कौन सी है, तो वह गंगा नदी है। जबकि एक एस्चुअरी का निर्माण करती है पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदी है। और ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ में बहती है, क्योंकि पूरब की तरफ में क्या है, वह भारत का मिट्टी का क्या है, वह ढलाव पूरब की ओर है, इसीलिए ज्यादातर नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि कुछ नदियां जो है पश्चिम की ओर गिरती है, जो कि अरब सागर में गिर जाती है। हालांकि नदियां जब मतलब के द्वारा अगर बात किया जाएगा तो ट्रोपोग्राफी से संबंधित जोड़ के, तो जब नदियां जहाँ से निकलते हैं उसको उद्गम कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर ही ऊपर चलती है उसको छिपरिका कहते हैं, जहाँ से वो नीचे की ओर गिरती है उसको जलप्रपात, और जहाँ पे गिर कर गड्ढा कर देती है उसको अवनमन कुंड का निर्माण करते हैं। अवनमन कुंड के पश्चात वह जब मैदानी भाग में चलती है तो एस आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर यानी कि गाय के खुर के समान बन जाता है। तो उसके बाद उससे वह जाके नदी के मुहाना पे जब वहाँ पे गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। अगर दोनों तरफ में कोई पहाड़ वगैरह नहीं रहा तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, लेकिन पंच मतलब एक मिसिसिपी नदी है वो पंछी के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि उत्तर अमेरिका में देखने को मिलती है। उसी तरह से जब अगर दोनों के मुहाने पर क्या होगा, दोनों तरफ पहाड़ रहता है तो सभी कचरे गाड वगैरह ढकेल करके क्या कहते हैं समुद्र में गिरा दी जाती है। उसके कारण क्या होता है, एस्चुअरी का निर्माण हो जाता है, एस्चुअरी का निर्माण होता है। तो ये था जो कि नदियों से जुड़ा हुआ टोपोग्राफी का। अगर आपको मेरा डिस्कशन वीडियो अगर अच्छा लगा और आगे पीछे का क्वेश्चन भी मतलब हमने जो बताया, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अधिक से अधिक बता सकूँ, रिकॉल हो सकूँ, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन वगैरह भी बनते हैं वह सभी आप तो जानते रहते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे का क्वेश्चन बन जाता है जिसके कारण आप फंस जाते हैं। तो मेरे वीडियो को इस तरह से आगे देखने के लिए बने रहिए, हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट अपना ज़रूर इसमें बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मेरा इसमें क्या चीज़ का कमी लगा और इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, चलते हैं अभी। जय हिंद।